हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। एंड आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं फ्रॉम योर फर्स्ट बुक, एंड दैट इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इससे पहले हम अपने सारे जो 2 चैप्टर्स हैं उनको प्रॉपरली देख चुके हैं, इंक्लूडिंग द पोएम्स, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड चैप्टर, जिसमें पहले सेक्शन में वी हैव 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिनके अलग अलग नाम हैं, एंड देन वी हैव 2 पोएम्स एज वेल। ठीक है, तो इसमें हम जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, इसमें एज द नेम सजेस्ट कि 2 स्टोरी हैं। किसके बारे में? उड़ने के बारे में, फ्लाइंग के बारे में। पहली स्टोरी का जो नाम है दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, जो आज हम देखने वाले हैं और जिनके ऑथर हैं लियम ओ फ्लैहर्टी। एंड जो सेकंड चैप्टर है आपका, जो स्टोरी है आपकी फ्लाइंग की, दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन, और इनके जो ऑथर हैं ही इज़ फ्रेडरिक फोर्सेथ। ठीक है, तो पहले नाम से क्या लगता है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इससे क्या पता लग रहा है? किसी की पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है। अब ये फ्लाइंग कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम हल्का सा किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी चिड़िया के बारे में। छोटी तो नहीं, सिग्निफिकेंट चिड़िया के बारे में। दैट इज़ अ यंग सीगल। सीगल ऐसे बर्ड्स होते हैं जो आपके सी के आसपास पाए जाते हैं, समुद्र के आसपास पाए जाते हैं। तो उसकी पहली फ्लाइट के बारे में बात हो रहा है। देखा जाए तो जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो, चाहे बर्ड्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, वो एकदम से तो एक फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट नहीं करता है ना। उसको चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, उसको चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि किस तरीके से होंगी, उनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो डेवलप कर पाएँ इमोशनली एंड फिजिकली, ताकि वो आगे जाके जिस तरीके से दे आर मेंट टू लिव, दे कैन लिव बाय देमसेल्व्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे इसी स्टोरी से ये बताया गया है कि जो यंग सीगल है, जो छोटा सा सीगल है, उसकी जो पहली फ्लाइट है, व्हाट इज़ मेंट टू डू, कि उसको उड़ना ही तो है अल्टीमेटली। अब चिड़िया जो है वो उड़ना ही नहीं सीखेगी, देन व्हाट इज इट गोइंग टू डू, राइट? तो यहाँ पे उसकी जो पहली उड़ान है उसकी स्टोरी है कि क्या होने वाला है उसकी पहली उड़ान से पहले एंड बाद में। क्या वो उड़ान भर पा रहा है या फिर क्या क्या उसको कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप हो, आप अभी ठीक है, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, बट पहले थोड़े छोटे थे। ठीक है, तो व्हाट आर योर पेरेंट्स डूइंग टिल डेट? आपके साथ में वो क्या कर रहे हैं? वो आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? वो आपको एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। सो बिकॉज दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स डू। तो सिमिलरली यहाँ पे जो यंग सीगल है, उसको भी उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो सिबलिंग्स हैं, वो साथ में क्या कर रहे हैं? उसको समझा रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि वो आगे जाके सर्वाइव कर पाए अपने बूते पे विदाउट द हेल्प ऑफ एनीबॉडी एल्स। ठीक है, अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने हथकंडे अपनाए, क्या क्या चीज़ें करी उसके लिए, वो सब हम अभी डिटेल में स्टोरी में देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखते हैं? पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ऑथर जो है उनका नाम है लियम ओ फ्लैहर्टी, एंड ही वाज बोर्न ऑन 28th of August 1896 एंड ही डाइड ऑन 7th September 1984। ही वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब वो नॉवल लिखते थे एंड ही ऑल्सो रोट शॉर्ट स्टोरीज, और वो he was an Irish author, that means he belonged to Ireland. ठीक है, and one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century. मतलब काफ़ी जाने माने, he was a very जाने माना celebrity in terms of short story writing and novel लिखने में जो लोग थे उनमें काफ़ी टॉप पोजिशन पे उनको माना जाता था। कब? in the early 20th century. Fine. राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल चीज़ों पे नहीं लिखते थे। वो किन पे लिखते थे? आसपास के नॉर्मल एक्सपीरियंस पे, सराउंडिंग में जो भी वो देखते थे उन्हीं के एक्सपीरियंस पे वो चीज़ें लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे। अब हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो ये स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट is written by Liam O Flaherty is a story. वो किस बारे में है स्टोरी? It is a story about overcoming fear in
लाइफ। मतलब कैसे आप डर पे जीत हासिल कर सकते हो, हाउ कैन यू ट्रायम्फ ओवर फियर इन लाइफ, मतलब बिना डरे आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। सो ऑब्वियसली बात है, जैसा अभी हमने पढ़ा ऊपर की कॉमन पीपल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे, और ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सपीरियंस है दैट एवरीबडी फील्स फियर्ड एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। कभी ना कभी हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। तो कैसे हम उस डर को हरा सकते हैं, उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, दिस इज व्हाट द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। ऑलराइट, ठीक है। बिफोर यू रीड, जैसा अभी तक हम पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर्स में हमारे बिफोर यू रीड एक छोटी सी आउटलाइन कह लो या फिर एक थोड़ा सा हिंट कह लो कि क्वेश्चंस देते हैं, वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं ताकि आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए जिस डायरेक्शन में हम अभी स्टोरी के साथ आपको लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. मतलब सब पहले, अभी जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, वी आर ऑन द ग्राउंड, राइट। तो इंसान क्या करता है, हमने पहले बोट्स भी बनाई है ना, पहले हमने चलने के लिए यहाँ पे साइकिल बनाई, गाड़ी बनाई, कार्स बनाई, एंड देन वी वांटेड टू कॉन्कर द सीज एज वेल। फिर हमने बोट्स बनाई, हमने उस पर तैरना भी सीखा होगा, उन पे स्ट्रक्चर्स बनाए, शिप्स बनाई, ठीक है, वी कॉन्कर्ड द वाटर एज वेल। एंड देन क्या बचता है? एक ऐसी चीज़ बचती है जो आपको दिख तो रही है, आप उसको छू सकते हो बट आप उसको पा नहीं सकते। व्हाट इज़ दैट? द स्काइज, द वास्ट स्काइज। तो बहुत पहले ही टाइम से हमेशा ह्यूमंस क्या करना चाहते थे? दे वांट टू कॉन्कर द स्काइज, उस पर अपना हक जमाना चाहते थे। ठीक है, Here are two stories about flying. पहली स्टोरी क्या है? A young seagull is afraid to fly. एक छोटा सा सीगल है जो अभी क्या है? डर रहा है। किस चीज़ के लिए? उड़ने के लिए। ठीक है, How does he conquer his fear? तो कैसे वो उस डर पे अपनी जीत पाता है? And the second story is about a pilot is lost in storm clouds. मतलब जो तूफान वाले जो क्लाउड्स होते हैं, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, उसमें the pilot is lost. ठीक है, Does he arrive safe? Who helps him? क्या वो सेफली पहुंच जाता है और उसे किस चीज़ की मदद लगती है ऐसा करने में, अगर वो सेफली पहुंच जाता है तो ये जो दो स्टोरीज हैं वो इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यंग सीगल की स्टोरी। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो छोटा जो सीगल था वो अकेला था, कहाँ पे? लेज पे। अब लेज जो होता है ना, वो क्या होता है? यूजुअली देखा जाए तो जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं सीज के आसपास, उनको क्या करना होता है? उनको हंट करना होता है खाने के लिए, है ना। तो यूजुअली क्या होता है, किस चीज़ की हंटिंग करते हैं? वो फिशेस की हंटिंग करते हैं, राइट, सीज में जो भी होती हैं। तो वो क्या होता है, वो एक थोड़े से ऊपर वाले पोजीशन पे होते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे जाके, देन ओनली दे विल बी एबल टू सी एंड हंट फॉर द फिशेस, राइट। तो क्या होता है, जो भी आपकी चट्टाने होती हैं या छोटे माउंटेन्स होते हैं सीज के आसपास में, उसके जैसे ये मान लो सी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज सी, और यहाँ पे ये चट्टान है, ठीक है, जिसपे जो आपके सीगल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो बैठे होते हैं। ठीक है, अब यहीं का ना, यहीं पे थोड़ा सा एक टूट के या फिर जैसे भी होता है, एक एक्सटेंडेड माउंटेन का पार्ट निकला होता है जिसको हम लेज कहते हैं। मतलब वो वर्टिकल होता है, उस जो प्लेटफॉर्म है उसी पे बर्ड्स आपके बैठे होते हैं। ठीक है, और जो यंग सीगल है वो भी हमारा लेज पे ही बैठा हुआ है। और इसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग क्या है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। छोटे से क्लिफ से, दैट मीन्स छोटा सा माउंटेन होगा, उसके ऊपर से या फिर किसी वॉल के ऊपर से एक शेल्फ टाइप की एक प्रोजेक्ट कर रही हो, बाहर निकली हो, हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं, ऐसे निकली हो, उसको हम क्या कहते हैं? लेज कहते हैं। तो जो सीगल था वो लेज पे बैठा हुआ था अकेला। His two brothers and his sister, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, that he had two brothers and only one sister, all right, had already flown away the day before. जो उसके जो भाई, जो दो भाई थे और जो एक बहन थी, वो क्या थे? एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, उड़ के जा चुके थे। ठीक है, He had been afraid to fly with them. उसको क्या लग रहा था? उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सपोजिटली ऑब्वियसली बात है, वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट की बात कर रहा है, वो अभी तक उड़ा नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी स्केर्ड टू फ्लाई विद देम, और वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, मतलब
and attempted to flap his wings, he became afraid. क्या हुआ? somehow, मतलब कैसे ना कैसे करके जब उसने attempt किया, भाई अब वो अपने साथ वाले जो siblings हैं सबको देख के try तो करेगा ही ना, उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा हल्का सा भागा, क्योंकि when they attempt to fly, वो यही तो करते हैं birds, and then they come and then they open their wings and they fly. तो उसने वही चीज़ करने के लिए ट्राई करा, उसने छोटी सी रन ली, थोड़ा सा वो भागा और उसने अपने जो पंख थे वो फड़फड़ाने की कोशिश करी, और इसी प्रोसेस में क्या हुआ, ही बिकेम अफ्रेड, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, एंड देन ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. ठीक है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में वो उसे किस चीज़ से डर लग रहा था, उसे डर लग रहा था ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. मतलब जब आप किसी ऊंची जगह पे खड़े होते हो तो आपको नीचे का पूरा सरफेस दिखता है, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, हम सी साइड पे हैं, सी के साइड में जो माउंटेन है या क्लिफ है उस पर बात कर रहे हैं. तो उसको क्या हो रहा है, उसको एकदम पूरा खुला सी दिख रहा है, जो कि कहाँ है, जो बिल्कुल नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे. उसके लिए माइल्स एंड माइल्स डाउन लग रहा था, उसको बहुत ज़्यादा हाइट लग रही थी. तो एक तो वास्टनेस, मतलब जो खुलापन था, जो पूरा फैला हुआ सी था, उससे उसको डर लग रहा था, और उसको हाइट से भी डर लग रहा था. ठीक है. He felt certain that his wings would not support him. So he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge where he slept at night. और he felt certain means उसको पक्का श्योरिटी थी कि जो उसके विंग्स हैं वो उसकी बॉडी वेट को और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. और इसी वजह से डर के मारे उसने क्या किया, उसने गिव अप कर दिया, एंड ही रैन बैक टू वेयर, एक छोटा होल था उसी लेज के नीचे. लेज क्या थी, वो प्रोजेक्टिंग थी, प्रोजेक्टिंग शेल्फ थी उस माउंटेन से, तो उसी के नीचे कोई छोटा सा होल था जहां पे वो रात को सोता था, वो वहां भाग गया. ठीक है. Even when each of his brothers and his little sister, मतलब उसके दोनों ही जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. मतलब जो उसके भाई बहन थे वो सब लोग ना उनके छोटे थे, मतलब उसके हिसाब से उनके विंग्स क्या थे, छोटे थे, फिर भी वो क्या करते थे, वो एकदम से ब्रिंक पे भागते थे जाके, और वो क्या करते थे, अपने विंग्स को फ्लैप करते थे, एंड दे यूज्ड टू फ्लाई अवे. अब यहाँ पे ब्रिंक का क्या मतलब है, ब्रिंक का मतलब होता है एज, मतलब जैसे आपकी ये जो लेज है, अभी हमने बात करी, जैसे मान लो दिस इज द माउंटेन और यहाँ पे एक छोटी ऐसे लेज निकली हुई है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे, ये जो एकदम पॉइंट है उसका एज है, उसको ब्रिंक कहते हैं, द ब्रिंक ऑफ द लेज. ठीक है. तो क्या होता था, उसके जो भाई बहन थे वो तो क्या थे, वो फटाक से अपना भागते थे, विंग्स को फ्लैप करते थे और चले जाते थे, इवन दो उसके विंग्स से उन सबके विंग्स बड़े थे. ठीक है. बाकी सबके विंग्स क्या थे, छोटे थे, तब भी उसके विंग्स बड़े होते हुए भी वो क्या करता, वो फ्लाई नहीं कर पाता था. ठीक है. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट. ये देखते हुए भी कि उनके विंग्स छोटे हैं और उसके विंग्स खुद के बड़े हैं, वो क्या कर पाता था, मस्टर नहीं कर पाता था करेज. दैट मीन्स ही कुडंट गैदर करेज, वो इकट्ठा नहीं कर पाता था उतना करेज, उतना साहस. किस चीज़ के लिए, टू टेक दैट प्लंज. प्लंज मीन्स वो हल्की सी रन लेके जो भाग के जो जंप करने को कहते हैं उसको प्लंज कहते हैं. तो मतलब वो उतना भी जो करेज है, उतना भी जो साहस है वो इकट्ठा नहीं कर पाता था टू टेक दैट प्लंज, टू जंप ऑफ दैट क्लिफ. ठीक है. और जो क्या थी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था. वाई ही वॉज डेस्परेट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इट वॉज अ नेचुरल थिंग टू डू. उसके सारे भाई बहन कर रहे थे, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लाई वेरी डेस्परेटली. ठीक है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब यहाँ पे तो अभी तक हम उसके भाई बहनों की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो फादर हैं और जो मदर हैं, वो भी आके वो क्या कर रहे थे, कॉलिंग टू हिम श्रिली. श्रिली मीन्स वेरी शार्प वॉइस, एकदम कर्कश आवाज़ में उसको चिल्ला रहे थे. अपब्रेडिंग हिम मीन्स स्कोल्डिंग हिम, मतलब उसको डांट रहे थे और उसको थ्रेटन कर रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि अगर तुम अब उड़ना नहीं चालू करोगे, उड़ोगे नहीं, तो हम तुमको खाना नहीं देंगे, वी विल स्टार्व यू. ऑब्वियसली बात है, जो यंग सीगल जब छोटे रहे होंगे तो उनके पेरेंट्स ही उनको फीड करते थे, राइट. तो अभी तक उसको फीड करते आ रहे थे, बट नाउ इट वॉज हाई टाइम दैट द किड्स स्टार्टेड फ्लाइंग. लेकिन जो हमारा यंग सीगल था वो उड़ ही नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे क्या था,
उनके पेरेंट्स ने उसको थ्रेटन किया, डांटा भी, पहले उनको समझाया भी होगा बिल्कुल, बट उसके बाद वो डांटने लगे उसको श्रिल वॉइस में, मतलब उसकी शार्प वॉइस में उसको चिल्लाने भी लगे, और उसको फिर यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दे दी कि अगर तुम अब उड़ना नहीं चालू करोगे तो वी विल स्टार्व यू, हम तुमको खाना नहीं ला के देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब क्या था, अब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो अब तो उसकी जान पे बात आ गई, बट स्टिल उस वजह, उसके बाद भी, बावजूद इसके वो नहीं हिल पाता था, हिल पा रहा था टू फ्लाई। ठीक है, इतना ज़्यादा उसको डर ने ग्रिप कर लिया था। ठीक है, 24 आवर्स अगो, ये बात हो गई अब 24 घंटे पहले की, ये जो अभी हमने सिनेरियो पूरा पढ़ा। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी, उसकी फैमिली जो थी, सब लोग थे, जो 2 भाई थे, बहन थी, मम्मी पापा थे, उनमें से कोई भी था, क्या था, उसके पास नहीं आया था पिछले 24 घंटे से। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उससे एक दिन पहले जो था, पूरा दिन उसने क्या देखा, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर एंड मदर को, उसके सिबलिंग्स के साथ, दैट मीन्स उसके भाई बहनों के साथ में घूमते हुए देखा, फ्लाई अराउंड करते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, आर्ट ऑफ फ्लाइट मीन्स मतलब द द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग, वो क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे उनको, उनकी स्किल्स को ऑन होन कर रहे थे और उनको परफेक्ट बना रहे थे किस चीज़ में, फ्लाई करने में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। स्किम, स्किम मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर ऊपर देखना, जैसे आप कभी कभी आप नोट्स के बारे में भी बात करते हो कि अरे स्किम थ्रू कर लो नोट्स को, है ना, फटाफट फटाफट ऊपर से देख लो एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पे। तो स्किम का प्रॉपर मतलब क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मतलब ऊपर ऊपर से आप जब छू के किसी चीज़ को निकल जाते हो। तो इसी तरीके से आप स्किम करोगे ना, स्किम करोगे और एंड देन यू विल हंट द फिश, ऊपर जो फिश आएगी, अब जो बर्ड है वो नीचे तैर के तो नहीं जाएगी फिश को लेने के लिए, तो जो फिश सरफेस पे है उसको पकड़ने की तरीका होता है व्हेन यू स्किम। तो स्किम करना भी उसके पेरेंट्स क्या थे, सिबलिंग्स को सिखा रहे थे, और डाइव करना भी सिखा रहे थे फिश के लिए। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring का क्या मतलब है, a soft finned sea fish, एक छोटी पतली सी फिश को कहते हैं herring fish। तो उसने क्या किया था, अपना जो elder brother थे, जो बड़े भाई थे उसके, उनको देखा अपनी पहली herring fish, अपनी पहली फिश को पकड़ते हुए, और and devour it, devour it का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया नहीं है। Devour means eat, eat in speed, या फिर eat very quickly लिख लेते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो आप क्या करते हो, खाना जैसे ही मिलता है आप बैठ के उसको धीरे धीरे, जैसे आप मूवी में पॉपकॉर्न खाते हो ऐसे थोड़ी ना खाते हो। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट द फूड, आप क्या करते हो, फटाक से आप खाना लेते हो एंड देन यू कीप ईटिंग इट एंड जल्दी जल्दी उसको खत्म कर लेते हो। सो दैट इज व्हाट मीन्स डिवावर इट। डिवावर इट का मतलब क्या होता है, और बहुत ज़्यादा शौक से भी खाना, मतलब। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वो क्या था, रॉक पे खड़ा हुआ था और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके आस पास में चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल। वाई, बिकॉज दे वर प्राउड ऑफ देयर सन एज ही हैड कॉट हिज फर्स्ट हेरिंग फिश, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे। और कैकल का मतलब होता है आवाज़ निकालना, जो भी उनकी जो बर्ड्स की आवाज़ होती है वो उसको बहुत तेज़ से कैकल कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरी मॉर्निंग अब निकली उसमें क्या कर रहे थे, पूरी जो फैमिली थी, वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, मतलब जैसे एक तो इनका लेज था यहाँ पे, जैसे कहाँ पे बताऊँ मैं आपको, यहाँ बताते हैं, जैसे एक यहाँ पे आपका एक लेज था, ठीक है, ये लेज बन गया और जिस पे हमारा जो सीगल है वो बैठा हुआ था। ठीक है, और यहीं पे एक आपका छोटा सा एक और प्लेटफॉर्म था या माउंटेन था जिस पे बैक एंड फोर्थ जो थे, क्या वो पूरी जो फैमिली थी वो उड़ के जा आ रही थी और अपना फ्लाइट को प्रैक्टिस कर रही थी, एक्ट ऑफ फ्लाइंग को प्रैक्टिस कर रही थी। और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, किसको, जो हमारा छोटा वाला सीगल था उसको टॉन्ट भी कर रहे थे। टॉन्ट कर रहे थे मतलब उसको ऐसे शार्प तंज कसना, जिसको कहते हैं कि आप तो नहीं कर पा रहे हो। एंड कावर्डेस, कावर्डेस मतलब होता है जो आपका नॉट ब्रेव,
When you are not brave enough to do something, मतलब जब आप में किसी चीज़ को करने का साहस नहीं होता, आप डरपोक होते हो, उस चीज़ को कावर्डिस कहते हैं. तो जो यंग सीगल की जो कावर्डिस थी उसको लेके जो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो टॉन्ट कर रहे थे. और कैसे टॉन्ट कर रहे थे? टू एंड फ्रो, आपके इस लेज से उधर माउंटेन पे चले गए, फिर इधर, मतलब उसको दिखा रहे थे कि देखो वी आर एबल टू फ्लाई एंड यू आर नॉट. वाई? बिकॉज यू आर अ डरपोक, यू आर कावर्ड, यू आर अ कावर्ड. ऑलराइट. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब यहाँ पे असेंडिंग का मतलब क्या है? यूजुअली आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो वर्ड्स को व्हेन यू टॉक अबाउट मैथ्स. ठीक है. अब लेट्स से आपके पास में क्या है? 2, 10, 11 एंड 4. वी हैव दीज नंबर्स. ठीक है. अब आप जब आपको बोलते हैं कि असेंडिंग नंबर्स में इनको अरेंज करो, दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर पहले आएगा एंड देन द नंबर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. दैट मीन्स क्या हो रहा है? असेंडिंग द स्काई मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है. द सन वॉज असेंडिंग इन द स्काई. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. ब्लेजिंग मतलब शाइन कर रहा था. किस चीज पे? उसकी लेज पे. कौन सी लेज? जिस पे हमारा यंग सीगल बैठा हुआ था. एंड दैट फेस्ड साउथ. जो लेज थी वो कहाँ फेस कर रही थी? साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही थी. ऑलराइट. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat मतलब अब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इस चीज़ से as the sun was rising up. Why? Because he was already in distress, right? उसको खाना नहीं दिया गया था, वो भूखा था. तो आप देखो यूजुअली क्या होता है जब आप भूखे होते हो, आपको कोई भी इमोशन, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है. अगर आपको विंटर्स में खाना ना दिया जाए तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी कि यार मैं तो भूखा हूँ एंड यू नो आई एम ऑलरेडी यू नो इन डिस्ट्रेस. मैं परेशान हूँ और मुझे भूख भी लग रही है एंड ऊपर से मुझे सर्दी भी ज़्यादा लग रही है. एंड सिमिलरली जब आप गर्मी की बात करोगे तो आपको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी. व्हेन यू आर इन डिस्ट्रेस आपको कोई भी इमोशन ज़्यादा फील होता है. सो दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग विद द यंग सीगल. यंग सीगल जो था उसको ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ज़्यादा हीट फील हो रही थी. वाई? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. मतलब पुराने रात से अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. धीरे से क्या हुआ? वो बाहर निकला. किस पे? ब्रिंक पे. ब्रिंक का मतलब अभी हम पढ़ के आए, ब्रिंक मीन्स एज ऑफ द लेज. लेज का जो एज था, बिल्कुल उसका टिप था, वहां पे जाके वो खड़ा हो गया. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. उसने क्या किया? एक पैर पे अपने खड़ा हो गया और अपना जो दूसरा लेग था वो उसने किसके पीछे छुपा लिया? अपने विंग के पीछे छुपा लिया. ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर. अब उसने क्या किया? एक पहले आंख बंद करी और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. और वहां जाके उसने क्या करा? उसने एक्टिंग करी इस चीज की, देख के मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं इतना ज्यादा परेशान हूं दैट अब यहाँ पे ही मुझे नींद आ जाएगी. तो यहाँ पे वो क्या था? वो सिंपैथी करने की कोशिश कर रहा था. ही डिड नॉट वांट टू एक्ट. जिस वजह से उसके पेरेंट्स उससे नाराज थे, जिस वजह से उसको वो खाना नहीं दे रहे थे, वो उस चीज को करने के बजाय वो किस डायरेक्शन में सोच रहा था अब? कि सिर्फ मुझे खाना मिल जाए कैसे भी करके, और इसके लिए वो सिंपैथी लेने को भी राजी था. ठीक है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. जो भी उसकी पूरी फैमिली थी उनमें से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. ही सॉ his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. प्लेट्यू किसको कहते हैं? जब आपका जैसे कोई हाई राइज्ड सरफेस होता है और उसके ऊपर कोई ऐसे चपटा सरफेस बना हुआ हो. ठीक है. जैसे आपका माउंटेन होता है और उसको अगर हम यहाँ से, जैसे आपका पूरा माउंटेन है, ठीक है, और हम उसको यहाँ से काट दें तो ये जो सरफेस बनता है दैट इज नोन एज अ प्लेट्यू. तो वहाँ पे ही कोई राइज सरफेस था जिसपे आपके जो दोनों ब्रदर्स थे और जो सिस्टर्स थे वो क्या कर रहे थे? डोज ऑफ कर रहे थे. मतलब वो नींद की उनको झोंकी आ रही थी, वो स्लोली दे वर स्लीपिंग. ठीक है. और उनकी जो हेड्स थे वो कहाँ थे? संक इनटू देयर नेक्स. मतलब ऐसे आप जब जैसे बसेस में भी या कभी ट्रैवलिंग में आपको नींद आती है तो आपका क्या होता है? जो आपका सर होता है वो सिंक इन करने लगता है, ऐसे ऐसे करके आप सोने लगते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट दे वर डूइंग राइट नाउ. हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. तो जो उनके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे? प्रीनिंग कर रहे थे. प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. जैसे लड़के करते हैं ना, चल के आते हैं एंड यू नो देन दे सडनली वांट टू यू नो डू देयर हेयर्स. ठीक है. और लड़कियां भी करती हैं एंड यू नो दे अरेंज देयर हेयर. तो क्या करते हैं आप? यू नो यू मेक श्योर दैट यू लुक गुड. सो द फादर वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. ही वाज मेकिंग श्योर दैट हिज फेदर्स वर यू नो ग्रूम्ड अप एंड दे वर लुकिंग फाइन. सो ही वाज डूइंग दैट ओनली. और यूजुअली ये बर्ड्स करते भी हैं. ठीक है.
जो फेदर्स थे उनके वाइट बैक पे, मतलब जो वाइट कलर के जो सीगल थे, जो फादर सीगल थे, वो क्या कर रहे थे, अब अपने फेदर्स को ठीक कर रहे थे. एंड ही टुक नो नोटिस ऑफ द यंग सीगल. ठीक है. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. उसने क्या किया, वो सिंपथी गेन करने के लिए क्या कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होके दूसरा पैर छुपा के आंखें बंद करके प्रेटेंड कर रहा था कि मुझे नींद आ रही है. बट और ये सब उसने ड्रामा क्यों किया कि वो लोग सब देखें और उनको दया आ जाए और उसको कुछ खाने को दे दें. लेकिन जो उसके पूरे सिबलिंग्स थे और जो पापा थे वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे. सिर्फ कौन देख रहा था, उसकी मदर उनको देख रही थी. ठीक है. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हम्प ऑन द प्लेट्यू. उसी प्लेट्यू पे क्या था, एक हम्प था. हम्प का मतलब होता है एक रेगुलर सरफेस में, जैसे आपका कोई एक एलिवेटेड सरफेस बन जाए ऐसे. जैसे आपका जो कैमल होता है उसका क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हम्प होता है उसके गर्दन के यहाँ पे. ठीक है. तो जो राइज सरफेस होता है उसको आप हम्प बोलते हो. तो उस प्लेट्यू पे क्या था, एक थोड़ा सा रिजन सरफेस था जिसपे उसकी मदर खड़ी थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. और वो क्या, उसी के डायरेक्शन में उनकी जो चेस्ट थी वो उसको करके खड़ी हुई थी. एंड शी वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट हिम. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब वो क्या कर रही थी, एक के बाद एक वो बार बार एक ही चीज़ कर रही थी. जो उनके फिश थी उन्होंने क्या था, अपने क्लॉज में फंसा रखी थी नीचे. एंड शी वॉज टेयरिंग एट इट विद हर बीक. वो अपनी जो चोंच थी उससे क्या कर रही थी, उसको चीर रही थी, फाड़ रही थी टाइम एंड अगेन. एंड देन वो स्टोन पे जाके क्या कर रही थी, अपनी बीक को शार्पन कर रही थी. ठीक है. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. अब क्या हुआ, साइट ऑफ फूड मीन जैसे उसको खाना दिखा, जो फिश दिखी उससे वो क्या हो गया, वो पागल हो गया भूख की वजह से. बिकॉज उसने पिछले रात से कुछ खाया नहीं था. एंड नाउ हिज मदर वॉज सॉर्ट ऑफ टीजिंग हिम. उनको वो खाना तो दे नहीं रही थी और उसके सामने उसी तरीके से खाना खा रही थी जिस तरीके से उसको पसंद था. हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे. उसको क्या था, उसी तरीके से फिश को जो है वो फाड़ना पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. क्या है स्क्रैपिंग हिज बीक, मतलब स्क्रैपिंग मीन्स उसको शार्पन करना. ठीक है. तो वो बीक को क्या है, जैसे एक बार आपने फाड़ा एंड देन अगेन उसने शार्प किया अपने बीक को दोनों साइड से. टू वेट इट, वेट इट का मतलब क्या होता है, शार्पन करना. ठीक है. तो आपने एक बार शार्प किया एंड देन अगेन यू टेयर एट द फिश. तो दिस इज द प्रोसेस विच द यंग सीगल लाइक टू follow while eating his food. Ga 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 he cried, begging her to bring him some food. क्या था, वो चिल्लाने लगा अपनी मम्मी की तरफ में कि यार प्लीज नाउ अब आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं इतना परेशान हूँ. Gokula, she screamed back derisively. Derisively का मतलब क्या है, in a manner showing someone that he or she is stupid. तो उसकी मम्मी ने भी वापस जैसे उसने स्क्रीम किया वहाँ से उसकी मम्मी ने भी स्क्रीम किया that what स्टूपिड थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. आपने कितनी स्टूपिड बात करी है, ये जो चीज़ आप मांग रहे हो. हमने आपको पहले ही बता दिया दैट इफ़ यू डू नॉट फ्लाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू फूड, वी आर गोइंग टू स्टार्व यू. सो अभी भी वो चीज़ लागू होती है क्योंकि आप अभी तक उड़ना स्टार्ट नहीं किया है. सो यू कैन नॉट आस्क फॉर समथिंग दिस स्टूपिड. ठीक है. फिर क्या हुआ, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. जब उसकी मम्मी ने ऐसे डेरेसिवली उसको चिल्ला दिया, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुआ, वो बेशर्मों की तरह चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि मम्मी प्लीज़ मेरे को खाना दे दो. एंड उसके बाद थोड़ी ही देर बाद एकदम से उसने क्या किया, एक चीख मारी. कैसी, जॉयफुल स्क्रीम, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, खुश होकर उसने एकदम चीख मारी. क्यों, His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब क्या था, उसकी मम्मी ने एक छोटा सा पीस अपने बीक में फंसा के now she was flying towards him, उसकी तरफ वो उड़ के आ रही थी. That is why he was very happy that now finally मेरा जो sympathy gain करने का जो तरीका था वो मेरी मम्मी पे work कर गया है. And was flying across to him with it. He leaned out eagerly. वो क्या है, leaned out मतलब like उसको झुक के ऐसे वेट करने लग गया. टैपिंग द रॉक विद इट्स फीट, ऐसे कट 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 ही स्टार्टेड अपने पैर से रॉक को उसने टैप टैप करना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज ही वॉज वेरी ईगर, ही वॉज वेरी एक्साइटेड दैट नाउ द फूड इज कमिंग. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. अब वो क्या हुई, वो उसके पास नहीं आई, वो उसके बिल्कुल नज़दीक से उड़ के दूसरे साइड पे चली गई. ठीक है. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस. अब जैसे ही वो क्या हुआ, वो उसके ऑपोजिट आई, बिल्कुल सामने आई.
अब ध्यान दो कि कहाँ था ये जो यंग सीगल था, वो ये सब करते टाइम वो कहाँ खड़ा था, वो बिल्कुल एज पे खड़ा था, लेज के, राइट, ब्रिंक पे खड़ा था। तो यहीं पे क्या हुआ, उसकी मदर जैसे ही वो ऑपोजिट आई, उसके बिल्कुल सामने आई, वो क्या हुआ, वो रुक गई वहाँ पे, और विंग्स मोशनलेस एंड शी वॉज नॉट मूविंग। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। अब क्या था, जो उनकी मम्मी के बीक के अंदर जो फिश का पीस था, वो उस यंग सीगल के बिल्कुल अप्रोच के बिल्कुल नियर था, मतलब वो चाहता तो वो झपट्टा मार के ले सकता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एकदम से वो रुक गया, चौंक गया, किस बात से, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, मतलब वो, उसको तो ये लग रहा था ना कि मेरा जो सिंपैथी गार्नर करने का जो एक्ट है, तरीका है, वो काम कर गया है, नाउ माई मदर इज गिविंग मी फूड। तो उसको ये सरप्राइज हो गया कि ये आ क्यों नहीं रही है मेरे पास, है ना। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। अब ये सब उसको देखते देखते उसने सोचा छोड़ो, लाइक उसको मेन उसका मतलब यू नो प्लान क्या था वहाँ पे, खाना हासिल करना, राइट। तो उसने ये सब छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, एंड ही वॉज मैडन्ड बाय हंगर, वो पागल हो गया था भूख के वजह से, एंड ही डाइव्ड एट द फिश, उसने क्या किया, उसने छलांग लगा दी अपने मम्मी की तरफ, मोर लाइक उस फिश के टुकड़े की तरफ, ठीक है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। क्या हुआ, एकदम से वो चिल्लाया जैसे ये चीज हुई, क्या हुआ, वो एक तो पहले आगे गिरा एंड देन ही स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और जो monstrous मतलब इतना ज़्यादा जो डरावना एक मंजर था, उसने उसको पकड़ लिया एकदम से, उसको सीज कर लिया, and his heart stood still, उसका दिल जो है वो एक सेकंड के लिए रुक गया। जब एकदम से कोई चीज़ होती है तो एकदम से आपको लगता है ना कि हमारा दिल रुक गया, वही चीज़ उसके साथ में हुई कि जो फियर था, जो डर था, उसने एकदम से उसको पकड़ लिया और उसका जो दिल उस टाइम पे रुक गया। ही कुड हियर नथिंग। कभी कभी जब होता है ना बहुत ज़्यादा कोई डरावनी चीज़ होती है, आपको एकदम से सुन लगता है सब कुछ, वही चीज़ उसके साथ हुई, उसको उसके बाद में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। और ये जो पूरा जो प्रोसेस था, जो फियर था, जो दिल रुकने की फीलिंग थी और जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो तीनों चीज़ें कितनी देर रुकी, बस 1 मिनट के लिए रुकी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और अगले ही मोमेंट क्या हुआ, उसकी जो विंग्स थी वो नेचुरली अपने आप क्या हुई, बाहर आने लग गई, ठीक है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. जो एकदम से वो उड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, एकदम से विंड जो थी वो कहाँ कहाँ उसके पूरी बॉडी को टच करने लग गई। पहले उसके चेस्ट के फेदर्स को टच करने लग गई, उसके बाद उसको अपने पेट पे फील हुई, एंड देन हिज विंग्स, उसके पूरे जो विंग्स जो वाइड स्प्रेड थे उस पर उसको वो हवा फील होने लग गई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसके जो विंग्स थे, मतलब जब वो उस प्रेशर से आगे बढ़ रहा था तो उसके विंग्स उसको फील हो रहे थे कि वो एयर को काट रहे हैं। देखा जाए तो आप कभी जब स्पीड में स्कूटी चलाते हो, है ना, या फिर साइकिल चलाते हो, तो एकदम से ऐसा नहीं लगता कि आप पियर्स कर रहे हो थ्रू एयर, है ना, तो कहीं ना कहीं वही फीलिंग आती है कि आप एयर को काटते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो सिमिलरली द यंग सीगल वॉज फीलिंग दैट ही वॉज कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, मतलब वो एकदम सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था जैसा उसने सोचा था, जिस चीज़ से उसको डर लगता था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम बहुत प्रेशर से, यू नो, एकदम हाइट से आप आके एकदम बहुत तेज़ी से फ्लाई करते हो जब, दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज सोरिंग। और वो धीरे से नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, ऐसे बाहर को निकल के ही वॉज यू नो फ्लाइंग वेरी फियर्सली, और अच्छे से वो फ्लाई कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वाई, बिकॉज एक वो जो प्लंज लेनी थी, जो जंप लेनी थी, वो उसने ले ली, एंड नाउ ही वॉज फ्लाइंग। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको डिजी लग रहा था। डिजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ एंड 10 चक्कर लगा लो एक डायरेक्शन में, एंड देन व्हेन यू स्टॉप इट, आपको एकदम झन सा फील नहीं होता है, सो दैट इज व्हाट इज डिजी।
देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. अब उसने क्या किया, जैसे उसको डिजी फील होना स्टार्ट हुआ, उसने एक और बार अपने विंग्स को जो है वो फ्लैप किया. जैसे वो नीचे और बाहर को जा रहा था, अब वो क्या हुआ, ऊपर को उड़ने लग गया. ठीक है. गा 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 गौ कोल आ. हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम. अब क्या हुआ, उसकी मदर एकदम से स्वूप करके उसके पास से निकली. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. अब जैसे जब जो पक्षी होते हैं वो तेज़ जब उड़ते हैं तो उनकी जो विंग्स की फ्लटरिंग की आवाज़ आती है, वही चीज़ हो रही थी. जो उसकी मम्मी है वो उसके बगल से उड़ते हुए गई और उनके जो विंग्स थे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. अब जो ये वो चिल्ला रही थी उसको देख के, उसी तरीके से उसने क्या किया, जो यंग सीगल था उसने भी चिल्ला के उनको आंसर किया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. जो सारे जो इसके भाई बहन थे वो अब क्या कर रहे थे, करवेटिंग, बैंकिंग. करवेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स एंड बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन दी अदर. करवेटिंग का मतलब क्या है, जैसे लीपिंग मतलब जैसे आपने देखा जब हॉर्स एकदम तेज तेज चलता तो फॉर अ मोमेंट वो इतनी तेज करता है कि वो हवा में ही होता है फॉर अ मोमेंट, राइट. तो उसी तरीके से जैसे आप, ये तो ग्राउंड में हो गया, लेकिन उसी तरीके से वो ज़्यादा लीप्स ले लेके वो जो सारे उसके भाई बहन थे वो उसके आसपास में उड़ रहे थे. एंड ऑल्सो बैंकिंग मतलब जैसे आप क्या करते हो जब आप यू नो व्हेन यू स्टीयर, मतलब आप क्या करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो अपनी फ्लाइट को. तो जो बर्ड्स होते हैं वो इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं. कैसे, दे एक विंग उनका ऊपर होता है और एक विंग उनका नीचे होता है. तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं, अपने जो फ्लाइट होती है उसको रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो वही चीज़ वो कर रहे थे. और सोरिंग एंड डाइविंग मतलब सोरिंग मीन्स अभी हम देख के आए थे दैट पावरफुली फ्लाइंग, एंड डाइविंग मतलब पानी में डाइव कर रहे थे. ठीक है. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बिन एबल टू फ्लाई. और उसके बाद वो बिल्कुल भूल गया कि अभी कुछ देर पहले, कुछ टाइम पहले ही वॉज नॉट इवन एबल टू फ्लाई, वो उड़ भी नहीं पा रहा था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रिली. और यहाँ पे उसने क्या किया, अपने आप को कमेंट किया, अपने आप को शाबाशी दी. किस बात की, दैट नाउ ही इज़ एबल टू फ्लाई. एंड उसी के साथ वो क्या कर रहा था, ही स्टार्टेड सोरिंग, ही स्टार्टेड डाइविंग इनटू द एयर. और वो अच्छे से पूरा फ्लाई कर रहा था. एंड ही वॉज ऑल्सो श्रीकिंग श्रिली मतलब वो चिल्ला भी रहा था तेज तेज विद एक्साइटमेंट. ऑलराइट. ही वॉज नियर द सी नाउ. अब क्या था, पहले तो वो ऊपर उड़ रहा था, अब वो धीरे धीरे क्या था, सी के पास पहुंच गया था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था और ओशन को बिल्कुल सामने से फेस कर रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. क्या है, उसको क्या दिख रहा था, एकदम खुला, एकदम बड़ा ओशन दिख रहा था, बड़ा सी दिख रहा था उसको. वहाँ पे क्या होता है, ऊपर से जब आप कभी देखते हो तो ब्लू ग्रीनिश टोन का ही आपका ओशन लगता है. सो नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो सी है उसको ग्रीनिश बोला है. ठीक है. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट. रिजेस का मतलब क्या होता है, लहरें. जो लिटिल वेव्स थी वो ऐसे ऐसे दिख रही थी ऊपर से. एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूज्डली. मतलब फिर उसने क्या किया, अपना जो बीक थी उसको साइडवेज किया. एंड कॉर्ड मतलब वही चिल्लाया उसने, अम्यूज्डली खुशी से वो चिल्लाने लगा. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. और ये जो ग्रीन फ्लोरिंग थी मतलब जो ग्रीन सी था उसके आगे सब लोग वो लैंड कर गए थे. कौन कौन, उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन सब लोग. दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. अब यहाँ पे क्या है, दे वर बेकनिंग टू हिम मतलब वो उसको क्या कर रहे थे, बेकनिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर सपोर्टिंग समबडी और आप क्या करते हो, उसके लिए जेस्चर्स दिखाते हो. व्हेन यू आर वाचिंग अ मैच या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को परफॉर्म करते हुए देखते हो या आपके पेरेंट्स आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो क्या होता है, दे आर कंटिन्यूसली क्लैपिंग एंड दे आर मेकिंग जेस्चर्स दैट येस यू आर डूइंग फाइन और यू आर गाइडिंग थ्रू देम थ्रू द प्रोसेस, राइट. तो उसी को कहते हैं बेकनिंग. तो यहाँ पे जो साथ में सब लोग थे वो क्या कर रहे थे, उसको बेकन कर रहे थे, उसको गाइड कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे. और कॉलिंग श्रिली मतलब चिल्ला चिल्ला के उसको बता रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. अब उसने क्या किया, उसने अपने पैर निकाले क्या करने के लिए, खड़े होने के लिए ग्रीन सी पे.
His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब क्या था, उसको उड़ना तो आ गया था लेकिन उसे फ्लोट करना नहीं आता था। तो जैसे ही उसने अपने पैर नीचे लगाए, क्या हुआ, एकदम से वो नीचे जाने लगा, उसके पैर जो है वो डूब गए और इसी वजह से क्या हुआ, वो डर गया एकदम से और उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाना स्टार्ट किया, बिकॉज वही चीज़ उसको पता थी कि वो उसको रेस्क्यू कर सकती है, राइट, दैट ही नीड्स टू फ्लाई नाउ। तो वो फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करने लग गया, ठीक है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। क्या हुआ, एक तो उसने पिछले कुछ टाइम से खाया भी नहीं था और सडनली उसने एक एकदम न्यू फाउंड एक्टिविटी करी जिसकी उसकी बॉडी को आदत नहीं थी। सो ही वॉज फीलिंग वेरी वीक एट दैट मोमेंट, ठीक है, और इसी वजह से वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अब स्ट्रेंज एक्सरसाइज मीन्स उसकी बॉडी को उड़ने की आदत नहीं थी, तो इसी वजह से क्या हुआ, एकदम से उड़ने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो गया था, ठीक है। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. क्या हुआ, एकदम से इस थकावट की वजह से उसने क्या किया, सब कुछ एकदम लेट गो कर दिया, उसने अपने विंग्स खोल दिए एंड ही स्टार्टेड फ्लोटिंग ओवर इट। और उसकी बेली जैसे ही उसने पानी को टच किया, ही वॉज नॉट, मतलब वो डूब नहीं रहा था उसके बाद में, ही वॉज floating over it. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. और यही जब वो float करके एकदम एकदम वो छोड़ दिया था उसने अपने wings को और वो float कर रहा था, उसके सारे जो family members थे, जो उसके parents थे, उसके भाई बहन, वो लोग सब क्या कर रहे थे, उसके आसपास चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे और उसको प्रेज कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम दे वर फीडिंग हिम। क्या फीड कर रहे थे वो, स्क्रैप्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े डॉग फिश के, उसको फीड कर रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड फाइनली ये सारे प्रोसेस के बाद में उसने क्या किया, अपनी पहली फ्लाइट, अपनी पहली फ्लाइंग कंप्लीट कर ली। सो दिस वाज द स्टोरी एंड इससे हमें क्या सीखने मिलता है, दैट अगर आप अपने फियर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही चीज़ थी कि उसको बस उड़ना ही तो था, उसको वो जंप ही तो लेना था, राइट, बाकी तो उसकी बॉडी ने, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ने किक इन करा एंड ही वाज एबल टू डू एवरीथिंग। और जहाँ पे उसको अटका, वो बाद में उसको गाइड करने के लिए उसको फैमिली थी, उसके भाई बहन थे, सब लोग थे और उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन एक वो जो प्लंज, जो पहला जो कूदना था, वो तो उसको खुद ही करना था ना, राइट। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है दैट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग एंड अगर आपने किसी वजह से रुके हुए हो तो आपको उस डर को कॉन्कर करना चाहिए एंड यू शुड टेक दैट फर्स्ट लीप ऑफ फेथ। मतलब आपको जस्ट कूद जाना चाहिए भगवान पे भरोसा रख के एंड ओवरकम करना चाहिए उस फियर को एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपकी समरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लेहर्टी इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। ये हमारी जो पूरी स्टोरी है ये किस पे बेस्ड है, यंग सीगल पे बेस्ड है, जो क्या है, डर रहा है उड़ने से। द लिटिल सीगल लिव्स इन अ नेस्ट ऑन अ क्लिफ विद हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। जो सीगल है वो कहाँ रहता है, एक छोटे से क्लिफ पे रहता है अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में। हिज सिबलिंग्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लाइंग द डे बिफोर एंड इवन कॉट देयर फर्स्ट फिश। और जिस दिन की ये बात हो रही है उससे एक दिन पहले जो क्या नाम है, उसके सिबलिंग्स हैं, उन्होंने उड़ना भी स्टार्ट कर दिया था और उसके एक भाई ने क्या किया था, एक हेरिंग फिश भी पकड़ ली थी, पहली फिश भी पकड़ ली थी। इवन दो द पेरेंट्स एनकरेज्ड the young seagull to fly, he is too scared and hesitant as he believes that his wings would not support him. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। वाई? बिकॉज ही वॉज सर्टन दैट उसके जो पूरे उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। ही विल फॉल इनटू द वास्ट ओशन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड ड्राउन। और वो क्या होगा, वो इतने ऊंचाई से वो क्या होगा, इतने वास्ट ओशन में वो गिर जाएगा और इतनी ज़्यादा हाइट से उसको डर लगता था और वो सोचता था कि वो डूब जाएगा जाके, ठीक है। द मदर एंड फादर इंसिस्ट दैट द यंग सीगल मस्ट फ्लाई। और जो मदर और फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं दैट नहीं, नाउ यू आर सपोज टू फ्लाई, और दे वुड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट। और क्या है, धमकी दी उन्होंने कि अगर आपने उड़ना स्टार्ट अभी नहीं किया तो हम क्या करेंगे, आपको खाने को नहीं देंगे। दे रिब्यूक्ड हिम
बट ही कुड नॉट इवन मूव, मतलब रिब्यूक्ड हिम मतलब वही डांटना, चिल्लाना उसको, कॉलिंग हिम नेम्स एंड एवरीथिंग, एंड उसको थ्रेटन करना, बट फिर भी वो क्या था, वो हिल नहीं पा रहा था. He was so caught up by fear. 24 hours had passed and he had not eaten anything. और यही सब करते करते क्या हो गया, 24 hours पास हो गए और उसने कुछ भी नहीं खाया था. The sun rose up and he could feel the heat as he was starving. और उसके बाद जो क्या है, सन जो है वो ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे असेंड कर रहा था, एंड ही कुड फील द हीट, उसको हीट बहुत ज़्यादा फील हो रही थी. वाई? बिकॉज ही वॉज स्टारविंग, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था. ठीक है. Nobody in his family had come near him. उसके घर वाले में से कोई भी उसके पास नहीं आया था पिछले 24 hours में. He saw his parents perfecting his siblings in the art of flying and catching food. क्या है, जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको बच्चों को सिखा रहे थे, बाकी जो उसके सिबलिंग्स थे उनको सिखा रहे थे. क्या सिखा रहे थे? उड़ना सिखा रहे थे, स्किम करना सिखा रहे थे और हंट करना सिखा रहे थे. The art of flying and catching food. He pretended to be asleep and hid his one leg behind his wings in order to gain sympathy. वो क्या कर रहा था, वो pretend कर रहा था, वो नाटक कर रहा था सोने का, और एक लेग जो है उसने क्या कर रखा था, अपने विंग्स के पीछे छुपा रखा था, and he was pretending to sleep ताकि उसको sympathy मिले. ठीक है. Nobody took notice except for his mother. और इस सारी जो भी ये चीज़ कर रहा था, इस पे किसी का भी ध्यान नहीं गया, सिर्फ उसकी मम्मी के अलावा. ठीक है. His mother starting eating a fish that she held between her claws. और इसी के बाद उन्होंने क्या किया, अपने क्लॉज के बीच में एक फिश फंसा के वो खाने लग गए. He called out to his mother and begged for food. और वो चिल्ला के अपने मम्मी को बुलाने लगा और उनसे खाना मांगने लगा. Then she flew towards him with a piece of fish in her beak, but to the young seagull's surprise she did not come near him. मतलब अब उसको जब वो चिल्लाया तो उसके बाद उसकी मम्मी ने क्या किया, एक छोटा सा पीस लिया and she started flying towards him. उसकी तरफ उड़ के आने लग गए. ठीक है. बट उसको नेक्स्ट मोमेंट में ही वो सरप्राइज टू सी दैट हिज मदर वॉज नॉट कमिंग टू हिम, वो उसके पास नहीं आ रही थी. द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम एंड ही लेफ्ट टूवर्ड्स फूड. और एकदम से जब उसको खाना दिखा, वो एकदम से झपट पड़ा खाने की तरफ, अपनी मम्मी की तरफ, एंड ही फेल आउटवर्ड्स विद द स्क्रीम एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस. और एकदम से वो बाहर को गिरा एंड देन सडनली ही वॉज फॉलिंग डाउनवर्ड्स. ऑलराइट. एट फर्स्ट फियर सीज्ड हिम. एकदम से क्या हुआ, फियर, डर ने उसको जकड़ लिया, उसको पकड़ लिया. बट देन ही स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगैन टू फ्लाई. एंड एकदम से नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ने किक इन किया और उसने अपने विंग्स को फैलाया एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई. ही एक्सपीरियंसेस द इनक्रेडिबल सेंसेशन ऑफ सोरिंग थ्रू द स्काई. और उसके बाद उसको एक इनक्रेडिबल सेंसेशन, उसको एक इनक्रेडिबल फीलिंग हुई, किस चीज़ की, सोरिंग करने की, मतलब एकदम तेज़ी से फ्लाई करने की स्काई के अंदर. All his family members started flying with him and cheered him on. और उसके जैसे ही उसने ये उड़ना स्टार्ट किया, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स भी क्या हो गए, उसके आसपास उड़ने लग गए. This story teaches us the importance of overcoming our fears and taking risks to discover new possibilities. ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने fears को जो है वो conquer करना चाहिए, overpower करना चाहिए और risk लेने चाहिए, ताकि हम new responsibilities, new opportunities, experiences को experience कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ. ठीक है. Just like the young seagull, we can find freedom, happiness and new experiences if we have the courage to face our fears. और इस ऐसा करने से, जैसे हमारे यंग सीगल ने क्या किया, एक वो प्लंज ले ली, जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर. उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं सोचा, बस उसने खाने के लिए उसने वो कूद गया उस सामने. इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपने वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव, हमें उसके लिए एक फाइनल प्लंज ले लेनी चाहिए और अपने डर को बिल्कुल साइड रख देना चाहिए. ऑलराइट. तो ये थी जी आपकी समरी ऑफ द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट. नाउ वी आर लुकिंग टू द मूविंग ऑन टू द NCERT सॉल्यूशंस. ठीक है. इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई. जो यंग सीगल था वो क्यों डरा हुआ था फ्लाई करने से. डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड दैन दी अदर्स. मतलब वो कह रहे हैं कि क्या सारे बर्ड्स जो होते हैं, जो छोटे बेबी बर्ड्स होते हैं, उनको सबको डर लगता है उड़ने से पहले, या फिर कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा टिमिड होते हैं, दैट मीन्स शाय होते हैं. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स. क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होता है, जो इंसानों के बच्चे होते हैं, उनको भी अपना पहला स्टेप लेने में क्या होती है, परेशानी होती है. ऑलराइट.
The young seagull was afraid as it was his first time flying and he thought his wings would not support him. Young seagull था जो वो क्यों डरता था? वो इसलिए डरता था क्योंकि एक तो पहले कभी वो उड़ा नहीं था, उसने अभी तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ली थी, एंड ऑल्सो उसको ये लगता था कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. While fear of flying can be common among young birds, the degree of timidity varies between species and individuals. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फियर ऑफ फ्लाइंग होता है वो जो यंग बर्ड्स है वो सब में कॉमन ही होता है, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी स्केरी थिंग टू डू. इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर देम. वो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है. सो ये जो एक्सपीरियंस है, उड़ने का जो एक्सपीरियंस है, वो क्या होता है, इंटिमिडेटिंग हो सकता है. बट कुछ जो लोग होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी देखो ना, कुछ होते हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, बचपन से ही दे आर लाइक वेरी एक्सट्रोवर्टेड, और वो बात भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. बट कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े शांत होते हैं, उनको टाइम लगता है खुलने में, और उनको थोड़ा सा करेज लाने में, कॉन्फिडेंस लाने में टाइम लगता है. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स विद द बर्ड्स एज वेल. तो स्पीशीज़ और लोग इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, और बर्ड टू बर्ड भी डिपेंड करता है कि उनको कितनी डिफिकल्टी आती है अपनी पहली फ्लाइट लेने में. ठीक है. Similarly, the human babies often find taking their first steps challenging. Obviously बात है, अपने आसपास आपने देखा होगा, आपकी खुद की मम्मी आपको बताती होंगी कि बचपन में आपको पहले स्टेप्स लेने में तकलीफ होती है, बच्चा गिर जाता है, उसके लेग्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे वो अकोमोडेट करता है, उसके लेग्स में स्ट्रेंथ आती है, एंड ही टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप्स. Like young birds, they are learning a new skill and can be unsteady. तो जो young birds हैं, जो छोटी birds हैं, उन्हीं की तरह जो human babies हैं, उनके लिए भी एक नई skill है, एक नई चीज़ है जो वो कर रहे हैं, और unsteady होगा, मतलब उनका balance बिगड़ सकता है. Some may be more cautious. कुछ होते हैं जो ज़्यादा cautious होते हैं, जो ज़्यादा ध्यान रखते हैं चीज़ों में. While others are more adventurous. कुछ होते हैं जो रुक रुक के चीज़ें करते हैं, देख के चीज़ें करते हैं, और बाकी कुछ लोग होते हैं वो जो adventurous ज़्यादा होते हैं. कुछ लोग होते हैं बिल्कुल कूद पड़ते हैं कि हाँ चलो अरे देखा जाएगा जो भी होगा, है ना. तो लोगों like people to people, individual to individual, it differs. Some may be, हाँ ये हो गया. Overcoming fear and building confidence is a universal part of growing up. फियर को ओवरकम करना और क्या करना, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, ये एक यूनिवर्सल स्किल है जो सबको डेवलप करनी चाहिए. यूनिवर्सल स्किल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब है कि सब पे लागू होता है, चाहे वो ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सब पे लागू होता है. वेदर इट्स अ बर्ड्स फर्स्ट फ्लाइट और अ ह्यूमन बेबीज फर्स्ट स्टेप्स, चाहे वो एक किसी यंग सीगल या किसी बर्ड की पहली फ्लाइट हो, या फिर आप किसी बच्चे का पहला स्टेप्स हो, दोनों ही चीज़ों में कॉन्फिडेंस लगता है एंड फियर को ओवरकम करने लगता है, जो दैट इज़ नेसेसरी टू टेक दोज फर्स्ट स्टेप्स एंड दैट फर्स्ट फ्लाइट. ऑलराइट. Next, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? तो ये जो स्टेटमेंट है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, इसको ध्यान रखना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रेज जो है ये इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड. ठीक है. और ये क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, और फाइनली वो पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ की वजह से जो यंग सीगल था वो कंपेल हुआ, फोर्स हुआ किस चीज़ के लिए, अपनी पहली फ्लाइट लेने के लिए. ठीक है. The phrase "the sight of the food maddened him" suggests that the young seagull was driven by intense anger and desperation. मतलब जो ये सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो खाना नहीं मिला उसको, जो 24 आवर्स से जो वो भूखा था, उसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से वो पागल हो गया भूख से. ठीक है. और एकदम से ही वॉज ड्रिवन बाय, मतलब उसी फोर्स ने उसको ड्राइव किया, उसको पुश किया किस चीज़ पे, अपनी पहली उड़ान लेने के लिए, अपना पहला वो प्लंज लेने के लिए, कूदने के लिए. ठीक है. As he had not eaten anything for quite some time now, and he seeing his mother eat the fish in a similar manner, he liked infuriated him. अब आप खुद सोचो, जैसे आप हो, आप सुबह से कहीं बाहर गए थे, आपके पास खाने को कुछ नहीं था, and you did not have time to eat anything. ठीक है. और when you are standing somewhere, और आप घर पहुंचने ही वाले हो, ठीक है, लेकिन आप कहीं पे रुक के, आप जैसे ऑटो का वेट कर रहे हो या किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हो, आप पेरेंट्स आर कमिंग टू पिक यू अप, तो आप रुके हो. ठीक है. एंड सडनली यू सी समबडी ईटिंग लाइक बहुत अच्छा सा कुछ खाने में. ठीक है. तो क्या होगा, एकदम से आपको गुस्सा आएगा कि यार मुझे भी मिल जाए खाने को. ठीक है. दैट इज़ द डेस्परेशन यू फील व्हेन यू आर हंग्री, क्योंकि फूड एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, एंड भूख होती है ना, वो लोगों से बहुत कुछ करा देती है. दिस इज़ तो जस्ट फीलिंग एंग्री. जो खाना होता है, अगर आपको खाना नहीं मिलता है किसी भी कारण की वजह से, यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट. ठीक है. आप किसी भी एक्सटेंट तक जाने को राज़ी हो जाते हो. सो सिमिलरली जब
जो यंग सीगल था उसकी मम्मी उसके सामने ही खाना खा रही थी, तो वो क्या हो रहा था, वो गुस्से से भर गया था. ही वॉज फिल्ड विद रेज. ही वॉज क्राइंग एंड बेगिंग टू हिज मदर टू गिव हिम सम फूड. और उसके बाद वो क्या हुआ, वो रोने लगा, वो भीख मांगने लगा अपनी मम्मी से, दैट प्लीज़ मम्मी प्लीज़ मेरे को अब कुछ खाने को दे दो, आई हैव नॉट ईटन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. When he saw his mother coming towards him, he screamed with joy. क्या हुआ, वो चिल्लाया खुशी से. क्यों चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि यस अब मेरा प्लान हैज़ वर्कड एंड नाउ माई मदर इज़ कमिंग टू feed me. But when she stopped midway, he did not understand what was happening and he could not resist the feeling of intense hunger. क्या हुआ एकदम से, अब क्या हुआ, वो जो खुश हो गया एकदम से कि अब तो मेरा काम बन गया, my mother is coming towards me, but suddenly she stopped. वो समझ नहीं पाया, एक तो वो भूखा था, ठीक है, उस वजह से उसके अंदर वो डेस्परेशन था, एंगर था, एंड देन सडनली ही वॉज फीलिंग वेरी जॉयस एंड ही वॉज सेटिस्फाइड कि नहीं अब तो मुझे खाना मिल जाएगा. अब उसके बाद ही क्या हुआ, उसकी मम्मी रुक गई एंड शी डिड नॉट कम टुवर्ड्स हिम एंड टू हिम. तो वो रुक गया, उसके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, और क्या ओवर पार कर गई, द फीलिंग ऑफ दैट हंगर ओवर पार्ड. ठीक है, और एकदम से क्या करा उसने, एंड लेफ्ट टूवर्ड्स हिज मदर टू टेक द फूड इन हर बीक. और एकदम से वो कूद पड़ा अपनी मम्मी की तरफ, क्या करने के लिए, खाना लेने के लिए उनकी चोंच से. दिस प्लंज मेड हिम फॉल ऑफ द लेज एंड देन हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स किक्ड इन एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग. यही जो कूदना हुआ उसका, जो एकदम से वो प्लंज लिया उसने आगे, उसी से क्या हुआ, बस वही तो बस मेन काम था कि कूदना था, बाकी तो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कर ही लेते. सो दैट डेस्परेशन फॉर हंगर मेड हिम टेक दैट प्लंज एंड ही वाज एबल टू फ्लाई आफ्टर दैट. जब उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स थे उसकी वजह से उसके विंग्स बाहर आ गए. ठीक है, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? They were beckoning to him and calling shrilly. मतलब क्या है कि एक तो वो उसको चिल्ला रहे थे, बता रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो. They were supporting him and calling shrilly. मतलब वो चीख भी रहे थे ना, shrill voice, that means a very sharp voice. और सीगल के मदर फादर उसको थ्रेटन क्यों किया था, किस चीज़ की वजह से थ्रेटन किया था. ठीक है, The seagull's father and mother threatened and urged him to fly because it was time for the young seagull to learn how to survive on his own. अब वो क्या कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे और उसको उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे एट द सेम टाइम दैट नाउ यू स्टार्ट टू फ्लाई. वाई, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है दैट यू सर्वाइव ऑन योर ओन एंड वी आर नॉट गोइंग टू फीड यू एनी मोर. ठीक है, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लाइंग. उसके भाई बहनों ने तो ऑलरेडी उड़ना स्टार्ट कर दिया था. फ्लाइंग इज क्रूशल फॉर सीगल्स टू फाइंड फूड. ऑब्वियसली बात है, अगर आप सीगल एज अ सीगल, अगर जैसे आप ह्यूमन बींग हो, अगर आपको चलना ही नहीं आएगा तो आप क्या कैसे सर्वाइव करोगे यहाँ पे. तो सिमिलरली फॉर सीगल्स इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फ्लाई टू फाइंड फूड एंड टू हंट. अवॉइड डेंजर एंड लिव इंडिपेंडेंटली. डेंजर अवॉइड करना, लिविंग इंडिपेंडेंटली मतलब अपनी तरीके से जीने के लिए उनके लिए फ्लाइंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. दे कॉल्ड श्रिली टू गेट हिज अटेंशन एंड इनकरेज हिम टू ओवरकम हिज फियर एंड स्प्रेड हिज विंग्स. और वो श्रिली मतलब एकदम शार्प वॉइस में क्यों चिल्ला रहे थे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू इंटिमिडेट हिम. उसको डरा के, उसको धमका के, जैसे भी करके वो चाहते थे कि बस वो एक बार कूद जाए ताकि वो उड़ना सीख सके. इट वॉज अ वे ऑफ टीचिंग हिम द स्किल्स ही नीडेड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड. अब ये जो तरीका था, मतलब उसको चिल्लाना और ये सब जो था, वो ये तरीका था क्या, उसको सिखाने का कि वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा इस वर्ल्ड में. The parents' actions were motivated by love and desire to see their child grow and survive in the world. अब ये जो उसके पेरेंट्स के एक्शंस थे, मतलब जो भी वो they were being harsh with him, उसको खाना नहीं दे रहे थे, उसको चिल्ला रहे थे, और जब वो इतना सारा एक्टिंग भी कर रहा था सब कुछ, तब भी उसके पापा उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे. तो ये सब क्या था, वो ये एक्शंस जो थे वो किससे मोटिवेटेड थे, लव से मोटिवेटेड थे, क्योंकि वो उसका ही भला चाहते थे. दे वॉन्टेड हिम टू डू वेल एंड सक्सीड इन फ्लाइंग. ऑलराइट, have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups. आप पहले तो इसको डिस्कस करके देख लेना, but we have a sample answer here as well. यूजुअली क्या होता है, आप कभी ना कभी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप परफेक्ट पैदा हुए हो एंड सब कुछ आपने कर लिया बढ़िया तरीके से, कभी ना कभी कोई एक मोमेंट आया होगा व्हेन यू मस्ट हैव बीन अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू एंड डू समथिंग न्यू. तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया हो, तो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस यू हैव टू राइट हियर. तो आप अपना एक्सपीरियंस भी लिखो एंड किस तरीके से लिखना है ये आपका सैम्पल आंसर हियर है, इधर है. Yes, I had a similar experience when I was extremely nervous about speaking in front of my class. एक similar experience था when I was asked कि मुझे अपने पूरे क्लास के सामने बोलना है.
बोलना है, दैट मीन्स आई वाज सपोज टू गिव सम स्पीच और एनीथिंग, ठीक है. आई हैड टू गिव अ प्रेजेंटेशन बट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वॉज ओवरवेलमिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको एक प्रेजेंटेशन देना है, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, द राइटर. और लेकिन हो क्या रहा है, जो पब्लिक स्पीकिंग है, मतलब पब्लिक के सामने जो बोलना होता है, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. और यही जो फियर था वो क्या था, ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग था, मतलब, ठीक है. My parents recognized the importance of developing this skill and encouraged me to face my fear. जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उनको एनकरेज किया, किस वजह से, कि अपना जो फियर है उसको कॉन्कर करो. बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ हाउ यू सोशलाइज. अगर आप कभी बड़े होकर बाहर जाओगे तो आपको यू हैव टू एड्रेस अ लार्ज गैदरिंग्स. आपको 5-6 लोग भी हो गए, 10-15 लोग भी हो गए, 15-20, समटाइम्स हंड्रेड्स इवन. आपको कभी ना कभी ऐसी पक्का अपॉर्चुनिटी आएगी जब आपको ऐसे इतने सारे लोगों को एक साथ एड्रेस करना होगा. सो पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. और वही चीज़ उसके पेरेंट्स ने रियलाइज करी, एंड दे वांटेड टू ओवरकम, दे वांटेड द राइटर टू ओवरकम दैट फियर, ठीक है. They offered support, made me practice in front of them and reminded me that everyone feels nervous sometimes. और उन्होंने क्या किया, उसको सपोर्ट किया और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कराई अपने सामने बैठ के. उसको एम्बैरस नहीं किया, उसको चिल्लाया नहीं कि अरे नहीं तुमको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, लेकिन उसको सपोर्ट किया, उसको सामने खड़ा किया, उसको प्रैक्टिस करवाया और उसको ये भी बताया कि कभी कभार नर्वस होना इज़ ओके. इफ़ यू आर नर्वस अबाउट समथिंग दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर किसी ने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, वो बिल्कुल ऐसे चढ़ा गया है बेधड़क कहीं पे बोलने के लिए, तो उसको थोड़ी ना नर्वसनेस होगी, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल के आएगा वहाँ पे. बट इफ़ यू फील नर्वस दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड, दैट मीन्स यू हैव कंटेंट, आप बोल पाओगे वहाँ पे. तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. With my parents' encouragement, I found the courage to deliver the presentation. It was challenging, but I learned that one could overcome their fear with sufficient practice. तो उन्हीं के मोटिवेशन से उसको करेज मिला, उसको साहस मिला उस प्रेजेंटेशन को देने का. और उसको ये भी सीखने को मिला दैट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ढंग से किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उस फियर को ओवरकम कर सकते हो, ओवर पार कर सकते हो. दिस एक्सपीरियंस टॉट मी the value of trying new things even when they seem scary at first. और इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या सीखने मिला, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्राई न्यू थिंग्स. अगर आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपको पसंद है या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ओवरकम फियर. मतलब अगर वो डरावनी लग भी रही है तो भी आप उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो. क्या पता यू लाइक इट सो मच दैट यू forget about everything else and it does not seem scary after that, and it might be beneficial for you. All right, so this is the answer. In the case of a bird flying, it seems a natural act. मतलब जो बर्ड है, जो उड़ रही है, वो एक क्या है, एक नेचुरल लग रहा है सोचने में कि एक बर्ड है तो उड़ेगी ही ना, चिड़िया तो उड़ेगी ही. एंड अ फोरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड. मतलब एक कंक्लूजन है कि ये तो एक मतलब एक सेट पैटर्न है कि भाई वो उड़ेगी ही एंड इट विल बी सक्सेसफुल ओनली. In the examples you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो आपने previous question में जो अपने example दिया था उसमें क्या ये ज़रूरी था कि आप सिर्फ चीज़ें ट्राई करो, जो भी आप करने वाले हो उसको ट्राई करो, या फिर आपकी सक्सेस गारंटीड थी, ठीक है, और या फिर कि आप ट्राई करो और देखो कि क्या एक्सपीरियंस आगे आने वाला है, और फेलियर की पॉसिबिलिटी होते हुए भी आप उस चीज़ को एक बार करके देखो, ठीक है. इन द लास्ट आंसर आई रोट अबाउट माई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन विच सक्सेस वॉज नॉट गारंटीड. क्या था कि भाई मैंने अभी किसके बारे में लिखा है, जो राइटर है उन्होंने लिखा है पब्लिक स्पीकिंग के फियर के बारे में, ठीक है. और जिसमें क्या है, अब कई बार होता है आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है, ठीक है, और आप जब स्टेज पे जाते हो वहाँ पे जाके एकदम से आपका दिमाग ब्लैकआउट कर जाता है, आप नहीं बोल पाते हो, आप फंबल कर जाते हो किसी वजह से. तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपने अगर थोड़ी तैयारी करी भी हुई है तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो वेल. देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर, राइट, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू ट्राई डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. अच्छा, अब एक बात बताओ, एक बंदा है जिसने प्रिपेयर किया, स्पीच बनाया, सब कुछ करा, उसका कंटेंट लिखा, उसको प्रैक्टिस करा, एंड ही इज़ वेरी स्कैर्ड टू स्पीक लाइक ऑन द स्टेज, ठीक है. और एक दूसरा बच्चा है जो डर रहा है, इतना ज़्यादा डर रहा है कि उसने उस अपॉर्चुनिटी को ट्राई ही नहीं किया और उसने कभी ज़िंदगी में फिर पब्लिक स्पीकिंग ट्राई नहीं करी. और कहीं ना कहीं आगे जाके उसके जो भी पड़ाव आए ज़िंदगी में, उसकी करियर में, ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ दैट. एंड द पर्सन हु ओवरकम हिज फियर
ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, उसने जब ट्राई किया, ठीक है, जाके वो स्टेज पे फंबल कर गया, उससे चीज़ें नहीं बोली गई एंड ही वॉज मेड फन ऑफ, और फेलियर हुआ उस टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा उस चीज़ को ट्राई किया एंड ही सक्सीडेड फाइनली, और फिर आगे जाके उसी चीज़ पब्लिक स्पीकिंग ने उसको बहुत सपोर्ट किया. सो वो विच केस इज़ बेटर, वो वाला केस जिसमें आपने चीज़ ट्राई करके देखी और आपने देखा कि आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है उसको इम्प्रूव करने के लिए, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड अवॉइडिंग द experience altogether. In both scenarios, the young seagull learning to fly and me facing the fear of public speaking, there were no assurance of immediate success. दोनों ही केसेस में जो यंग सीगल है, क्या पता जब वो खाने के लिए झपटा मारा तब वो गिर जाता, उसकी चोट लग जाती, ऐसा भी हो सकता था. और जो राइटर हैं जो कह रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में मैं जब गई, बोलने के लिए गई, तब वहाँ पे क्या पता मैं फंबल कर जाती और मैं नहीं बोल पाती. दोनों ही सिनेरियो में क्या था, जो सक्सेस थी उसकी कोई गारंटी नहीं थी. द यंग सीगल हैड टू टेक द रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग फ्लाइट. उसको क्या था, अटेम्प्ट तो करना ही था, उस रिस्क को लेना ही था, उस प्लंज को आगे लेना ही था, उड़ने की कोशिश करनी ही थी. इवन दो देयर वाज अ चांस ऑफ स्टम्बलिंग एंड और नॉट फ्लाइंग परफेक्टली एट फर्स्ट. स्टम्बल कर जाते मतलब लड़खड़ा जाते और स्टार्टिंग में परफेक्टली फ्लाई वो नहीं कर पाता, क्या पता वो बीच में अटक जाता, कहीं गिर जाता, कुछ भी हो सकता था. सिमिलरली आई हैड टू कन्फ्रंट माई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नोइंग दैट इट माइट नॉट गो फ्लॉलेसली द फर्स्ट टाइम. और सिमिलरली मुझे भी अपने जो स्टेज फ्राइट है, जो पब्लिक स्पीकिंग का जो फ्राइट है, मुझे उसको एक बार एक्सपीरियंस करके देखना ही था, भले ही वो पहली बार में अच्छा ना जाए. इन लाइफ many valuable lessons and personal growth opportunities come from trying. लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे जो लेसन्स होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, जो कीमती चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने मिलती हैं, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब एक ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको सिर्फ ट्राइंग के थ्रू ही मिलती है. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि वो चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं बनी है. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड पर्सिवरिंग थ्रू चैलेंजेस, मतलब आप गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे ना. एक बार आपने पेपर में कोई चीज़ लिखी, आपकी मैम ने उसको करेक्ट करके बताया कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक, राइट. लेकिन अगर आप वो पेपर ही नहीं दोगे, जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको दोगे ही नहीं, तो आप मेन पेपर में जाके तो गड़बड़ करोगे. ठीक है, तो मिस्टेक से भी सीखना होता है. पर्सिवरिंग मतलब किसी भी चीज़ को परसू करते रहना, उसको छोड़ना नहीं. ठीक है, पर्सिवरिंग थ्रू चैलेंजेस मतलब जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करो, उसको छोड़ो मत. सक्सेस ऑफन रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क एंड फेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. सक्सेस क्या चाहती है कि रिस्क लो आप एंड फेस करो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर. मतलब भले ही फेलियर की पॉसिबिलिटी बन रही हो, बट यू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फेसिंग न्यू challenges. But these experiences can lead to valuable learning and personal development. भले ही श्योरिटी ना हो कि आप सक्सेस आपको मिलेगी या फिर आप फेल नहीं करोगे, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी, भले ही उस चीज़ की श्योरिटी ना हो, बट दिस इज़ हाउ यू ग्रो, दिस इज़ हाउ आपका जो पर्सनैलिटी होगा वो डेवलप करेगा और पर्सनल डेवलपमेंट आपका हो पाएगा. ऑलराइट, ओके जी. सो ये थे आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो अभी हमने कंप्लीट करे और डिटेल में हमने अपना पूरा चैप्टर देखा. ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, ऑल द वर्ड्स कीप इन माइंड एंड प्लीज़ अपडेट योर वोकैबुलरी एंड सारे फ्रेजेस जो अभी हमने पढ़े उनको भी ध्यान से पढ़ना, कब क्या हुआ था, सब सारी चीज़ों का एक सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें विल बी सीइंग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.